Yes, my dear students, very good evening to all of you in your Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear students, आज आपके लिए एक तोहफा ही समझिए लेके आया हूं। ये फोटोसिंथेसिस वाला ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको ये जब बताना चाहते हैं कि कौन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त एटीपी का फॉर्मेशन कहीं और नहीं हो सकता। हो सकता है और बिल्कुल हो रहा है। आप होते हुए देख लीजिए। देखिए यहां पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस, जिसे पी मिशेल ने 1961 में दिया। इसमें इन्होंने यही बताया कि भैया ये जो प्लांट का ग्रीन प्लांट के सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड में भी एटीपी का सिंथेसिस होता है। कैसे होता है आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये थैलाकॉइड है, एक थैलाकॉइड। ठीक है, इसके पीछे वाले सेशन में आप लोग जो है थैलाकॉइड का पूरा डिटेल फिगर देखे थे। तो ये थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड में एक माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है, वही फिफ्थ कॉम्प्लेक्स यहां पर ये प्रेजेंट है, जिसमें दो F0 मॉलिक्यूल हैं और एक ये हेड वाला मॉलिक्यूल है जिस पर एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है जो एटीपी का सिंथेसिस करता है। इसको F1 पार्टिकल कहते हैं। यही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यही कॉम्प्लेक्स यहां पर थैलाकॉइड में भी प्रेजेंट है। जिस थैलाकॉइड में ये मेम्ब्रेन, ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उसे स्टॉक्ड थैलाकॉइड कहते हैं, और जहां नहीं होता है उसे नॉन स्टॉक्ड थैलाकॉइड्स कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए अब हम देखते हैं कि इसमें यह एटीपी का सिंथेसिस कैसे करता है। तो आइए पहले ग्राफिकली देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया भी गया कि लाइट रिएक्शन को कराने वाला जो पिगमेंट सिस्टम 2 होता है वो थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है वो आउटर मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, तो जब लाइट इस पर पड़ती है, लाइट के एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये पिगमेंट सिस्टम 2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होते हुए गुजरते हुए कहां चला जाता है, पिगमेंट सिस्टम 1 पे आ जाता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 2 पर जो इलेक्ट्रॉन की गैपिंग होती है, उस इलेक्ट्रॉन की गैपिंग को उसके स्टोमा में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसका फोटोलिसिस होता है, हिल्स के रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू, फोटोलिसिस के द्वारा क्या करता है, 1 एटम ऑक्सीजन, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। तो ये जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है फोटोलिसिस से, वाटर के फोटोलिसिस से, वो आकर के पिगमेंट सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन गैपिंग को, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। इस प्रकार से बार बार ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहता है, उस गैपिंग को बार बार फोटोलिसिस से ये वाटर मॉलिक्यूल उसको कंप्लीट करता रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां निकला, ये निकल के कहां चला जाता है, ये सीधे बाहर आ जाता है स्टोमा में। ठीक है, स्टोमा में यहां आ गया। और अब देखिए अगली कहानी क्या होती है। यहां जो प्रोटॉन रिलीज हुआ, प्रोटॉन को क्या करता है कि यहां पर जो साइटोक्रोम B6 या कॉम्प्लेक्स होता है जो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये उस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इस थैलाकॉइड के ल्यूमेन में फिलअप करता जाता है, भरता जाता है, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन की ग्रेडियंसी, अधिकता उत्पन्न हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन क्या करता है, यहां से इस F0 चैनल से होते हुए आगे निकलता है, बाहर निकलता है। तो जब ये बाहर निकलता है तो बाहर निकलने से यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी की तलाश में पहले से बैठा रहता है एडीपी अपने फॉस्फेट को लेकर के। लेकिन बेचारा क्या करे,
ज्वाइंट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं ज्वाइंट हो पाता है? क्योंकि ज्वाइंटिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी और कहीं नहीं मिलती। वो जानता है कि यहीं पर हमको एनर्जी मिलेगी, जब ये प्रोटॉन इधर से गुजरेगा तो इसको हीटअप करेगा, तवा गर्म होगा तो हम अपनी रोटी सेंक लेंगे। यानी ये एटीपी क्या करता है, जब यहाँ एनर्जी निकलती है तो यहाँ पर एटीपी सिंथेज एंजाइम भी समझौता करने के लिए बैठा है कि आओ आओ एडीपी, तेरे फास्फेट को मैं बॉन्डिंग कर देता हूं, जितनी एनर्जी तुझको चाहिए उतनी एनर्जी दे करके इस बॉन्ड को फॉर्म कर देता हूं, और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, आगे देखिए यहां क्या होता है। अब ये प्रोटॉन यहां से निकल करके कहां चला जाता है, स्टोमा में। इस मेम्ब्रेन पर जो FNR फ्लेवोफेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम जो बैठा है, वो क्या करता है, इस प्रोटॉन को यह इलेक्ट्रॉन दे देता है। दोनों भाई बहन गले मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और साथ ही साथ अब ये प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, और क्या करता है, स्टोमा में बैठा हुआ NADP क्या करता है, जो रिड्यूस्ड कंडीशन होता है, इस हाइड्रोजन को लेकर के यह NADP 2H या HH में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यही तो हमको चाहिए। और लाइट रिएक्शन के जो फर्स्ट लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें यही दो तो बनते ही हैं, NADP रिड्यूस्ड NADP 2H बनता है और ATP बनता है। दोनों बन गए। अब बन करके क्या करेंगे, ये डार्क रिएक्शन में चले जाएंगे, यानी जब ही ये बन जाएंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में जो वर्बल जो कॉन्सेप्ट दिया पी मिशेल ने, यहां क्या होता है वही चीज यहां देखिए। क्या हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंसी कहां, ल्यूमेन में, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में जब प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, मींस प्रोटॉन ग्रेडियंसी हो जाती है, प्रोटॉन की एक्सेसनेस हो जाती है, तो यह प्रोटॉन क्या करता है, यह प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होने के बाद क्या होता है, प्रोटॉन में मोटिव फोर्स आ जाता है, गति करने का बल प्राप्त हो जाता है, और यह प्रोटॉन क्या करता है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू F0 F1 चैनल, ये F0 F1 चैनल से क्या करता है, पास करता है। पास करने से क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन पासिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास करने से यहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और क्या होता है, रिलीज एनर्जी हेल्प्स इन फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP इनटू ATP। यह जो रिलीज एनर्जी है, यह ADP के फास्फोरिलेशन में सपोर्ट करता है, जिससे वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ATP सिंथेसिस बाय कॉन्सेप्ट ऑफ पी मिशेल इन 1961। डियर स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन कैसे होता है आइए देखते हैं। यस कम ऑन, डार्क रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डार्क रिएक्शन होता है, ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में लाइट रिएक्शन होता है, जिसमें NADP 2H का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। अब वही ATP और NADP 2H क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन को रिस्पॉन्ड कराएंगे। कैसे कराते हैं आइए देखते हैं, बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। स्टेप सेकेंड ऑफ डार्क रिएक्शन, जिसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस डार्क रिएक्शन का पाथवे जो है ये ब्लैकमैन्स ने डिस्कवर किया था। तो क्या होता है, इस डार्क रिएक्शन का लोकेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन का लोकेशन होता है इन स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में क्या होता है, ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में कंप्लीट होता है। सेकंड थिंग, टाइप कितना होता है, डार्क रिएक्शन कितने प्रकार से होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप से जो क्या होता है, ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहली जो साइकिल है वो केल्विन पाथवे कहलाता है, या इसको केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इस डार्क रिएक्शन का ये जो अभी बताने जा रहे हैं उसे केल्विन पाथवे इसलिए कहते हैं कि उसको केल्विन बेंसन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि ये साइकिल जो C3 प्लांट होते हैं उसी में अकर्ड होता है, उसी में होता है, इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जान लीजिए यह साइकिल C3 और C4 दोनों प्लांट में होता है। अब आपके अंदर कुतूहल उत्पन्न हो गया होगा, सर ये C3 प्लांट क्या है या C4 प्लांट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन के दौरान जब डार्क रिएक्शन का साइकिल कंप्लीट हो रही है, उस साइकिल कंप्लीट होने के दौरान जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बने, अगर वो 3 कार्बन एटम का है
तो वह C3 प्लांट कहलाएगा। जैसे कि C3 3 कार्बन एटम का पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट उसको कहते हैं, ठीक है। और C4 प्लांट किसको कहते हैं, जिसमें पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बने, 4 कार्बन एटम का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो वो C4 प्लांट कहलाता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में और देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरी साइकिल होती है हैच एंड स्लेक साइकिल। ये हैच एंड स्लेक साइकिल जो है वो C4 प्लांट में होती है। ध्यान रखिएगा, C4 प्लांट में C3 साइकिल, C3 और C4 दोनों प्लांट में होता है, और हैच एंड स्लेक साइकिल C4 साइकिल, ये क्या होता है, C4 प्लांट में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो C4 प्लांट हैं उनमें भी पहले C4 साइकिल होगी, बाद में C3 साइकिल होती है। और जो केल्विन और बेंसल साइकिल है, ये डियर स्टूडेंट्स केवल जो है C3 प्लांट में होती है। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा, ये C3 और C3 प्लांट क्या होगा, यहां से ये कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा। C3 साइकिल केवल C3 प्लांट में होती है, ठीक है। C3 साइकिल केवल C3 प्लांट में होगी, C4 प्लांट में ये नहीं होती है, ठीक है। और बल्कि C4 प्लांट में एक होती है C2 साइकिल। तो C3 और C2 प्लांट में क्या होता है, ये केल्विन बेंसन साइकिल होती है। और क्या होता है, हैच एंड स्लेक साइकिल क्या होता है, केवल C4 प्लांट में एंड C3 प्लांट में भी, सॉरी, केवल C4 प्लांट में होती है, ओके, केवल C4 प्लांट में होगी। यहां पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो C4 प्लांट में क्या होता है कि C3 और C2, अगर साइकिल की बात करें, वहां साइकिल की बात क्लियर की जा रही है। C4 प्लांट में हैच एंड स्लेक साइकिल होती है और केल्विन साइकिल C3 प्लांट में होती है। तीसरी है केम साइकिल। केम साइकिल क्या होता है, ये जो क्रेसुलेशन फैमिली के प्लांट होते हैं, क्रेसुलेशन फैमिली का प्लांट का मतलब वो प्लांट जो ग्रास फैमिली के हैं, जो एगेव है, जो सुगर केन है, जो एगेव है, ओपुंसिया है, ब्रायोफिलम है, ये सब क्या है, ये सब केन प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट कहलाते हैं। तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये केम साइकिल चलती है। अब आइए, कंफ्यूजन दूर हो गया हो, हम लोग चलते हैं कि साइकिल पे बात करते हैं। तो साइकिल क्या होती है, प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के नाम पर कितनी होती हैं, 4 साइकिल चलती है। एक होती है C2 साइकिल, जो C3 प्लांट में होती है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। जब C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो रहा हो तो उसमें C2 साइकिल चलती है, ठीक है। आगे चल के हम सब देखेंगे। और क्या होता है, C3 प्लांट में C3 साइकिल क्या होती है, वो C3 प्लांट में और C4 प्लांट दोनों में चलती है। C3 साइकिल C3 प्लांट में भी होती है और C4 प्लांट में भी ये होती है, ठीक है। C4 साइकिल केवल C4 प्लांट में होती है। C4 साइकिल क्या होती है, केवल C4 प्लांट में होती है। और केम साइकिल क्या होता है, जितने क्रेसुलेशन फैमिली के प्लांट्स हैं उन सब में केम साइकिल होती है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पे इस कॉन्सेप्ट को यहां से दूर कर लीजिएगा। एक जगह प्लांट का नाम लिया जा रहा है, एक जगह साइकिल का नाम लिया जा रहा है। तो प्लांट और साइकिल में कंफ्यूजन को दूर करते समय क्या काम कीजिए, ये यहां पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग केल्विन बेंसन साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, केल्विन बेंसन साइकिल के बारे में चर्चा करने से पहले आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग जान लें। केल्विन बेंसन साइकिल शॉर्ट में कहा जाता है, इसको डॉक्टर मेल्विन केल्विन और बेंसन इटॉल ने इसको क्या दिया था, एंड क्या होता है, एंड बेंसन इट ऑल ने क्या किया था, ये केल्विन साइकिल को दिया था। अब इसके लिए उनको 1961 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इस उपलब्धि के लिए जो उन्होंने डिस्कवर किया। ध्यान से सुनिए, कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि 6 केल्विन साइकिल मेक्स 1 मोल ऑफ C6H12O6। एक अणु C6H12O6 बनाने के लिए हमको 6 केल्विन साइकिल की आवश्यकता होती है, ठीक है।
दिस साइकिल कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। ये जो केल्विन बेंसन साइकिल है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप क्या होता है? पहले इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब किसी सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, कार्बोक्सिलेशन हो गया। बी क्या है? ग्लिसरॉल रिवर्सल। ग्लिसरॉल रिवर्सल यानी ग्लूकोज बनने की उल्टी क्रिया शुरू होती है, अभी ये भी देखेंगे। तीसरा क्या होता है? जनरेशन ऑफ रिबुलोज 5 फास्फेट। इसके द्वारा क्या होता है? रिबुलोज 5 फास्फेट का फिर से उत्पादन होता है। ये चीजें होती हैं। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं, एक कार्बोक्सिलेशन। पहले प्रोसेस देखते हैं कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे, आगे चल के इसको हम एक साथ मिक्स करके पूरी साइकिल देखेंगे। इसमें क्या होता है? रिबुलोज 5 फास्फेट। रिबुलोज इस साइकिल में सबसे पहले सेल के स्टोमा में पहले से रिबुलोज 5 फास्फेट बन करके तैयार रहता है, ठीक है। अब रिबुलोज 5 फास्फेट क्या करता है? ये इसको 6 एटीपी मॉलिक्यूल अपना फास्फेट देते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का फास्फोरिलेशन होता है, तब बनता है रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट और 6 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? इसी मॉलिक्यूल का ये जो रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट है ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंट से ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? इसके साथ मिक्स होंगे और रुबिस्को एंजाइम यहां पर इनको इससे जोड़ने में सपोर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट का एनवायरमेंटल 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है? रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा? इसका कार्बोक्सिलेशन होगा और उस दौरान एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको सीजल और लेने ने 1973 में डिस्कवर किया, बताया था। और वो कंपाउंड होता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटोरी ब्यूटॉल 1,5 बाइफास्फेट। 1,5 बाइफास्फेट 1,5 बाइफास्फेट ये बनता है। ये अनस्टेबल होता है और शीघ्र क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसको फास्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं। 2 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहां जो 3 लिखा है ये इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल बने। यहां 3 लिखने का मतलब यह है कि जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है उसमें जो फास्फेट है वो ग्लिसरिक एसिड के तीसरे कार्बन से अटैच है, ठीक है। यहां 1,5 का मतलब क्या है कि रिबुलोज बाइफास्फेट में क्या है कि फास्फेट जो है पहले और 5वें कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये फास्फेट की लोकेशन बताता है जो यहां नंबर दिए गए हैं। अब आइए हम ग्लिसरॉल रिवर्सल देखते हैं। पहला रिएक्शन यहां हो गया। ग्लिसरॉल रिवर्सल में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल रिवर्सल में क्या होता है? इट इज जस्ट रिवर्स रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का ठीक उल्टा जो रिएक्शन होता है जिसे अभी हम लोग आगे रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे वो प्रोसेस यहां दिखाया जाएगा। इसमें क्या होता है? 12 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 12 मॉलिक्यूल एटीपी मिल करके इसका क्या करते हैं? इसका फास्फोरिलेशन कराते हैं। इसका जब फास्फोरिलेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? किस एंजाइम के प्रेजेंस में? फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इस मॉलिक्यूल का फास्फोरिलेशन होगा। फास्फेट कौन देगा? एटीपी देगा, ये ठीक है। इसके बाद कंपाउंड क्या बनेगा? 12 मॉलिक्यूल बनेंगे 1,3 बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे और क्या होगा? 12 एडीपी रिलीज होगा, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? रिडक्शन होगा ट्रायोस फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसमें 12 यानी DP2H ये जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा 12 यानी DP में और 12S3PO4 ये यहां पे फॉर्म करेंगे। अब इसके द्वारा, इस रिडक्शन के द्वारा 12 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का बन जाएगा, ठीक है। ये जो 12 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड हैं यही मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सी तीसरे स्टेप के रिएक्शन में क्या होगा? ये रीजनरेट करके रिबुलोज 5 फास्फेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया और ये
ग्लिसरॉल रिवर्सल हो गया, और ध्यान से देखिए यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। आगे चलिए अगला प्रोसेस क्या होता है यहां पर। अब वही तीनों प्रोसेस यहां देखिए, फुल चेन जो भी अभी आपने देखा वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखिए। यहां पे क्या हुआ, रिबुलोज, यहां पे क्या था, पहले रिबुलोज 5 फास्फेट था, अभी आपने देखा इस रिबुलोज 5 फास्फेट क्या करता है, यह एटीपी से फास्फेट लेकर के क्या करता है, इसका पहला फास्फोरिलेशन की क्रिया होगी फास्फोपेंटोकाइनेज की प्रेजेंस में। फास्फोपेंटोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका जब फास्फोरिलेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट। ये रिबुलोज 1,5 फास्फेट क्या करता है, ये एनवायरनमेंट से क्या करता है, पानी के सहयोग से 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल H2O के मिलके क्या करते हैं, कार्बोक्सिल डिसम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, इस रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट का कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा, अब इसका सेकेंड फास्फोरिलेशन होगा। सेकेंड फास्फोरिलेशन में 12 एटीपी के मॉलिक्यूल इसको अपना फास्फेट देंगे फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, अब ध्यान रखिएगा ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका डीफॉस्फोरिलेशन होगा, इसका डीफॉस्फोरिलेशन होगा, अब इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा 12 NADP और 12 H3PO4 में, और इसका फास्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, यानी इसमें जो पहले कार्बन से फॉस्फेट अटैच है वो रिलीज हो जाएगा, क्यों तीसरे कार्बन से फास्फोरस लगा रह जाएगा और बन जाएगा ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि इसका हाइड्रोजन ये लेकर के क्या हुआ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से यहां पर 12 मॉलिक्यूल जो है इसके बनते हैं। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का बना, इसमें से 2 मॉलिक्यूल तो इधर का रिएक्शन कराएंगे और 10 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल क्या काम करेंगे, फिर से क्या करेंगे, रिबुलोज 5 फास्फेट का रीजनरेशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बीच में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, अगर लिखा जाए तो पूरा ये डिजिटल बोर्ड भर जाएगा, इतने रिएक्शन हैं, लेकिन उसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। केवल इतना जान लीजिए इससे ये क्या हुआ, इसके रिजर्वेशन से क्या हुआ, रिबुलोज 5 फास्फेट बन गया, फिर फास्फोरिलेशन हुआ, फिर ये हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड, केल्विन साइकिल में एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल रिसीव करता है, ध्यान से सुनिए, कौन सा मॉलिक्यूल है जो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। आपका आंसर होना चाहिए रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट, और फिर पूछ सकता है किसमें फिक्स होता है, तो आप बता दीजिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, यही सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है जो बना है, जो 3 कार्बन एटम का होता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं, और इसको बनाने वाले पौधे C3 प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ GAL है बेटा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो बना 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें से एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल क्या होगा, इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है एक मॉलिक्यूल का, और बन जाता है 3-फॉस्फोडाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बन जाएगा, 3-डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहां पर 3 होने की जरूरत नहीं है, यहां पे क्या होगा, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा, और यह डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की 1 मॉलिक्यूल से एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना देता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। फिर इस फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट का क्या होता है, ये क्या होता है, फास्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, H3PO4 बनाता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, इसका फास्फेट रिलीज होता है, और इसके बाद ये बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। यानी यहां कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट का क्या हो रहा है, यहां पर डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट क्या होता है, फिर आइसोमेराइजेशन द्वारा क्या होता है, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट, और फ्रुक्टोज 1 फास्फेट ये, और फ्रुक्टोज 1 फास्फेट क्या करता है, एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज 6 फास्फेट में आइसोमेराइज हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट
और फ्रुक्टोज 1 फास्फेट, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, फास्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये तो पूरी प्रोसेस है, लेकिन हमारे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है, इस प्रोसेस को पूरा ब्रीफ कर दिया है। ब्रीफ करने में क्या दिया है, इसमें दिया सीधा कि रिबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट क्या करता है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, ये इस मॉलिक्यूल का इसका कार्बोक्सिलेशन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के बाद इस बीच में कई रिएक्शन छूट गए हैं, इसका फिर क्या होता है, एटीपी और एनएडीपी-एच के द्वारा क्या होता है, ये रिड्यूस होता है किसमें, फास्फेट एडीपी एनएडीपी में ये ऑक्सीडाइज होगा और ये मॉलिक्यूल जो कि किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ट्रायोस फास्फेट में। ठीक है, ये जो ट्रायोस फास्फेट है, यही ट्रायोस फास्फेट आगे चल करके सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है और इसके कुछ मॉलिक्यूल फास्फोरिलेशन के द्वारा क्या करते हैं, फिर से रिबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट का क्या करते हैं, रीजनरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी का ये एक्सप्लेनेशन है और ये टोटल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, जिसमें जहां जहां पे स्टेप गैप कर रहे हैं, यहां पे वो सारे स्टेप जो है बने हुए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे हैच एंड स्लेक साइकिल, या जिसे C4 पाथवे भी कहते हैं। हैच एंड स्लेक साइकिल को C4 पाथवे भी कहते हैं, और यह जो हैच एंड स्लेक साइकिल है, यह बाई एमडी हैच एंड सीआर स्लेक के द्वारा, ये ऑस्ट्रेलियन बायोकेमिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया 1967 में इसको उन्होंने इन्वेंट किया, इस पाथवे के बारे में जानकारी दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, जरा इनके बारे में संक्षेप में जान लीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि द फ्यू मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड प्लांट्स इन विच फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ डार्क रिएक्शन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड नोन एज डाइकार्बोक्सिलिक या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, इज फॉर्म्ड, such reaction path is known C4 pathway of dark reaction और H-Select cycle। क्लियर बात है, ऐसे पौधे, ऐसे मोनोकाट या डाइकाट पौधे जिसमें डार्क रिएक्शन के दौरान सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन एटम वाला बनता है, जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक होता है, जिसे ब्रिक में ओए भी कहते हैं, ऐसे पौधों को C4 प्लांट कहते हैं, और इसमें चलने वाले इस पाथवे को क्या कहते हैं, C4 पाथवे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे हैच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। सच प्लांट्स इन विच C4 साइकिल इज अकर्ड आर नोन एज C4 प्लांट। ऐसे पौधे जिसमें यह C4 साइकिल चलती है डार्क रिएक्शन की, ऐसे पौधों को C4 प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मोनोकार्ड्स में अगर देखें तो मोनोकार्ड्स में क्या है, मेज है, ज्वार है, ज्वार JWAR, ज्वार है, शुगर केन है, ग्रासे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी मोनोकार्ड्स हैं। इसमें क्या होता है, ये C4 प्लांट हैं। और डाइकार्ड्स में यूफोर्बिया है, अमरेंथस है और आर्टिप्लेक्स है, ये सब क्या है, ये सब डाइकार्ड प्लांट्स हैं, लेकिन डाइकार्ड C4 प्लांट इनको कहा जाता है। ठीक है, all C4 plants have a special anatomy known as Crane's anatomy। क्रेन्स महोदय ने इसे खोजा, इसलिए क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है। जितने C4 प्लांट होते हैं सब में क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। आइए यहाँ पर कुछ क्रेन्स एनाटॉमी के लीफ दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये लीफ है, ये कैसा है, यहाँ देखिए ये एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये पैलिसेड टिश्यूज है, ये क्या है, एयर कैविटी है, ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, और क्या है, ये सबस्टोमेटल कैविटी है, यहाँ पे स्टोमेटा है, और ये क्या है, एबैक्सियल यानी लोअर एपिडर्मल लेयर है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मिडरिब है, मिडरिब क्या है, ये वैस्कुलर बंडल होता है, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम। यहाँ देखिए इसके चारों ओर देख रहे हैं, एक प्रकार से ये सेल का ये रिंग है ना, ये जो रिंग है सेल का, यही क्या करता है,
यही रिंग के आकार के, अंगूठी के आकार की जो सेल की रिंग है, यही क्या है, यही बंडल शीथ है। यही क्या है, बंडल शीथ है। ये बंडल शीथ केवल C4 प्लांट में आपको मिलेगी। दूसरा देखिए क्रेन्ज एनाटॉमी, किसमें देखिए, जो इस प्लांट में ये स्टोमेटा है, ये पेरिसेट सेल्स हैं, एयर कैविटी है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं, सब स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा है, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, इसी को बंडल शीथ कहते हैं। तो ये जो बंडल शीथ जहां जहां पाया जाएगा, ये क्या कहलाते हैं, ये जो है यही क्रेन्ज एनाटॉमी है। ठीक है, तो क्रेन्ज एनाटॉमी में अब आप देखिए, ये जो C4 साइकिल चल रही है, अब आप नीचे देखिए, ये मीजोफिल सेल है, जो बाहर की सेल है सब क्या है, ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये मीजोफिल सेल्स। अब इस मीजोफिल सेल से क्या हुआ, अटैच में क्या है, ये बंडल शीथ, बंडल शीथ की सेल ये है। तो यहां देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले जब डार्क रिएक्शन शुरू होना होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे C3 प्लांट में, C3 प्लांट के स्टोमा में पहले से ही रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट रिजनेट होकर पड़ा रहता है, वैसे ही C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में पहले से ही फास्फोइनोल पायरुविक एसिड पेप ये बन करके पड़ा रहता है। ठीक है, ये जब बन के पड़ा रहेगा तो क्या होगा, ये क्या है, ये सबसे पहले क्या करेगा, एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिसीव करेगा, यानी सबसे पहले ये इस पेप जो है इसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा OA में, और जेलोएस्टिक एसिड जो 4 कार्बन एटम का बना हुआ एसिड है और स्टेबल कंपाउंड बनता है। सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड इसमें OA बना, इसीलिए ऐसे पौधों को C4 प्लांट कहते हैं। अब आइए देखिए इसमें साइकिल कैसे चलती है, बड़ी मजेदार चीज है, अगर आप समझ जाइए तो बड़े आराम से। ओए मामा पापा पेप, कंडीशन क्या है, कंडीशन को ऐसे याद कीजिए, डायलॉग को। मान लीजिए कोई बच्ची है, उसका बर्थडे है, फोन किया स्कूल में है, मम्मी आज मेरा बर्थडे है, क्या क्या बनाएगी। ऐसा करना, एक बोतल जो है पेप्सी भी मंगा लेना। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, मंगा करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। पापा कब आएंगे मम्मी, वो तुम्हारे बर्थडे के टाइम पे आ जाएंगे जब केक कटना होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्ची स्कूल से आ गई, पापा भी अभी आके तैयार हो गए, मम्मी सब कुछ सही है, हाँ। अब तब तक थोड़ा देर से पापा आए, अपना एक कपड़ा उपड़ा निकाले, और गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, देखिए क्या कि जो है फ्रिज खोले, देखिए वहां पेप्सी पड़ा हुआ है, और निकाल करके पेप्सी घटक घटक पीने लगे। यह देख करके बच्ची ने क्या कहा, माँ, ओ मामा, ओ माँ, ओ माँ, पापा पेप। अरे माँ सुन, तू क्या कर रही है, उधर देख पापा तो पेप पी रहे हैं। सब सत्यानाश। अरे सत्यानाश नहीं हुआ, सब बन गया। इसी डायलॉग के बहाने हमारा क्या हुआ, ये C4 साइकिल कंप्लीट हो गई, C4 प्लांट में होने वाली पूरी साइकिल ही कंप्लीट हो गई। ओए माँ माँ पा पेप। अब आप देखिए इनके फुल फॉर्म क्या है, ओए पेप क्या हुआ, इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके क्या हुआ, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में OA में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया। अब यह OA क्या करता है, यह मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या होता है, NADP2H का हाइड्रोजन लेकर के ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस, ये NADP2H रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADP में। अब इसके हाइड्रोजन को लेकर के यह OA मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, यानी मैलिक एसिड बन जाएगा। ये मैलिक एसिड बन गया। मैलिक एसिड क्या काम किया, फिर मीजोफिल सेल से चला गया बंडल शीथ में। बंडल शीथ में जाके क्या काम किया, बंडल शीथ में जाकर के इन्होंने जिसका जो कुछ लिया था सब इसकी छिनौती कर रहे हैं, छीन रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ले लीना अपना हाइड्रोजन, और क्या होता है इस मैलिक एसिड के क्या होगा, यहां पर जो NADP इसको जो हाइड्रोजन दिया था वो अपना हाइड्रोजन ले लेता है, NADP रिड्यूस हो जाता है NADP2H में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां फिक्स हुआ था OA का, वो कहते हैं कि इसको भी छोड़, ये क्या करता है, मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PA पायरुविक एसिड में। तो क्या हुआ, मैलिक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया और कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में,
पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, फिर यहां से इनका यहां भी ठिकाना नहीं है, ये वहां से फिर कहां जाते हैं, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में आकर के इनका क्या होता है, एटीपी जो लाइट रिएक्शन से बना था उसमें क्या करता है, ये इनको अपना फास्फेट देकर के इनका फास्फोरिलेशन कर देता है पेप में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पायरुवेट आर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इनका फास्फोरिलेशन हो जाएगा पेप में। ठीक है, फिर पेप से ये साइकिल चलती रहेगी। और यहां क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इस बंडल शीथ में पहले से बैठा हुआ रूबिलोज बाइफॉस्फेट क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करके क्या करता है, पहला स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है, आगे जाकर के ग्लूकोज और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, और जो शेष मॉलिक्यूल होते हैं वो फिर से रिबोलोज बाइफॉस्फेट को रीजनरेट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो है C3 साइकिल, और डियर स्टूडेंट ये तो है C4 साइकिल। C4 साइकिल जो मेसोफिल सेल में हो रहा है, और C3 साइकिल जो बंडल शीथ में हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि C4 प्लांट में H पाथवे में क्या होता है, दोनों साइकिल चलती है, और दोनों साइकिल चलने से फर्क क्या है कि सबसे पहले C4 साइकिल चलेगी, ठीक है, और उसके बाद में C3 साइकिल चलेगी। तो दोनों साइकिल चल करके अंत में ग्लूकोज और स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पर अब प्रश्न यह होता है कि C4 प्लांट एक ऐसे प्लांट है जिसमें कार्बन का 2 बार फिक्सेशन होता है। एक बार पहला फिक्सेशन पेप में होता है, जो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड होता है और OA का फॉर्मेशन होता है। दूसरा फिक्सेशन मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रूबिलोज बाइफॉस्फेट में होता है, जिसके द्वारा 3-PGA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 बार कार्बन का फिक्सेशन जो इस साइकिल में होता है वो C4 प्लांट होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज जान लीजिए, यहीं पर सब कुछ यही है, सब कुछ C4 C3 साइकिल ही है। यदि हम यहां पर मेसोफिल हटा करके यहां नाइट लिख दें और बंडल शीथ हटा करके यहां डे लिख दें, ठीक है, करके देख लीजिएगा। अगर यहां पे हम नाइट लिख दें, यहां पे डे लिख दें, तो यही साइकिल केम साइकिल हो जाएगी, यही साइकिल केम साइकिल हो जाएगी। और केम साइकिल जैसा आपने बताया केम प्लांट्स में ये साइकिल चलती है, बस फर्क क्या है डियर स्टूडेंट, C4 साइकिल C3 साइकिल, ये जो C4 प्लांट में चलता है उसके जगह मेसोफिल के जगह नाइट लिख दीजिए, बंडल से जगह डे लिख दीजिए, तो यही साइकिल क्या हो जाएगी, केम साइकिल हो जाएगा, जो कि केम प्लांट्स में चलता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर फोकस करते हैं। यहाँ ये केम साइकिल के बारे में यहाँ दिखा भी दिया गया, बता भी दिया जा रहा है। तो बेटा केम साइकिल क्या होता है, केम साइकिल होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो नेचर में कोई भी क्रेसुलेशन एसिड का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये मतलब है कि जो क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट हैं, जैसे कि ओपोन्सिया, एगेव, ब्रायोफिलम, कलांचू, क्या है, कैक्टस, सकुलेंट प्लांट्स और पाइनएप्पल्स इत्यादि, ये केम प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो एसिड का एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, केम साइकिल इज डी एसिडिफिकेशन ऑफ मैलिक एसिड इन डे एंड एसिडिफिकेशन माने फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड एट नाइट इन क्रेसुलेशन फैमिली प्लांट इज नोन एज केम साइकिल। केम साइकिल क्या होता है, क्रेसुलेशन फैमिली के प्लांट्स में जो डार्क रिएक्शन के नाम पर केम साइकिल चलती है, ठीक है, जिसमें मैलिक एसिड का फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन होता है, एसिडिफिकेशन एंड नॉन एसिडिफिकेशन होता है, डी एसिडिफिकेशन होता है, उसी को हम केम साइकिल कहते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहां देख लीजिए, सनलाइट दिन के समय क्या होता है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स क्या आते हैं, यहां पर एक कमेंट पढ़ लीजिए तब दूसरे फिगर को देखते हैं। इन केम प्लांट्स C4 साइकिल कंप्लीट्स एट नाइट एंड C3 साइकिल कंप्लीट्स ऑन डे, जिसे आप वहां फिगर में देख सकते हैं। इन ड्राई एंड वार्म सिचुएशन स्टोमेटा क्लोजेस इन डे एंड स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस।
while at night in cool climates stomata opens and starts photosynthesis। आइए अब इस चीज को यहां पे देख लें, यहां पे क्या हो रहा है, दिन के समय ओवरहीट की वजह से एरिड प्लांट्स में क्या होता है कि क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। तो वाटर लॉस जब बंद हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है, सॉरी स्टोमा में क्या होता है, ये मैलेट क्या होता है, ये मैलिक एसिड क्या होता है, ये डीएसिडिफिकेशन होता है मैलेट में। ठीक है, क्या होता है, क्या लिखे, इंडे क्या होता है, डीएसिडिफिकेशन ऑफ मैलिक एसिड का डीएसिडिफिकेशन होगा, मैलेट बनेगा किसमें, दिन में। और रात में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तब क्या होता है, इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा से अंदर आएगा और फिर मैलेट का एसिडिफिकेशन हो जाएगा मैलिक एसिड में। ठीक है, और ये जाके क्या होते हैं, वेहिकल्स में जाकर के स्टोर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि केन प्लांट्स में इसका साइकिल चलती है एसिडिफिकेशन और डीएसिडिफिकेशन का, जिसे पिछले पेज पे मैंने डिटेल में बता दिया कि मेसोफिल की जगह नाइट लिख दीजिए और बंडल शीट की जगह डे लिख दीजिए, वही कंप्लीट साइकिल यहाँ डे नाइट में कंप्लीट होती है। आगे आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बेटा है फोटो रेस्पिरेशन, एक नई कॉन्सेप्ट आ गया। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, अरे भाई सीधी सी बात है, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस होते समय रेस्पिरेशन का होना। लेकिन ये सामान्य अवस्था में नहीं होता, ये केवल सीथी प्लांट में होता है। आइए हम आपको एक बार समझाएं फिर वहां समझाएं, इससे बेहतर है यहीं पे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आगे बढ़े, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो सके। तो फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। यहां देखिए, फोटो रेस्पिरेशन इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर द एंजाइम रूबिस्को बाइंड्स टू O2 instead of CO2, consuming energy ATP and releasing previously fixed carbon dioxide। क्या कहा गया, अगर इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप देना चाहते हैं तो यहां देख लीजिए, प्रकाशीय श्वसन C3 पौधे में होने वाली एक प्रकाश निर्भर प्रक्रिया है। प्रकाश रहेगा तो ही होगा, प्रकाश निर्भर प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन से जुड़ता है, जिसमें ऊर्जा की खपत होती है और पहले से स्थिर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक, ये उसका ट्रांसलेशन हो गया। अब आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको आप समझ जाइए। फोटो रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ड्यूरिंग डे आर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्टिंग इन एक्सेस इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये डेफिनेशन डिकर और टाउ ने जो है 1959 में दिया था। क्या बताया कि भाई फोटो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसाइजिंग, जो जिस सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, इसके आगे का जो फैक्ट है वो और क्लियर हुआ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ऑक्सीजनेशन ऑफ रूबिस्को विथ हेल्प ऑफ रूबिस्को फॉर्म्स फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट ऑफ 2C8 and on 2C8 on, therefore this cycle is known as C2 cycle। यहां क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रूबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके क्या करता है, रिबुलोज 5 फास्फेट का क्या करता है, वो करता है क्या, कार्बोक्सिलेशन करता है। लेकिन जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ जाए, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कंडीशन में ही ऐसा होता है। जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बढ़ जाता है तो रूबिस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को न रिसीव करके वो ऑक्सीजन को रिसीव करने लगता है, और ऑक्सीजन को रिसीव करके क्या करता है, जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनाता है वो फॉस्फोग्लिसरेट होता है, जो 2 कार्बन एटम का होता है। ठीक है,
तो 2 कार्बन एटम का बनने की वजह से पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। किसको? फोटोफॉस्फोरिलेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अगली चीज, जनरली फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन C3 प्लांट्स इन ब्राइट लाइट एंड हाई टेम्परेचर। ये C3 प्लांट में ही क्या होता है? ब्राइट लाइट में और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में यह फिनोमेना अकर होता है C3 प्लांट में। ठीक है, 3 सेल ऑर्गेनेल्स इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गन जो है पार्टिसिपेट करते हैं कंप्लीट C2 साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हो जाता है, ऐसी कंडीशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, NADP2H का रिडक्शन नहीं होता, यानी एडीपी NADP2H में रिड्यूस नहीं होती है। तो जब ये नहीं बनेंगे और एटीपी भी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इन स्पाइट जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है? इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको हम जो है फ्लो चार्ट में अगर देखना चाहें तो यहां देखिए, आपके हेल्प के लिए यहां पे फ्लो चार्ट दिया गया है। अगर फोटोसिंथेसिस होगा, अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में जनरली क्या होता है? स्टोमा में जो रुबिस्को एंजाइम होता है, स्टोमा में रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? वो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इसके बाद रुबिस्को क्या करता है? ये रुबिस्को एंजाइम इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देता है 3PGA, पहले स्टेबल कंपाउंड 3PGA में, और यही 3PGA क्या करता है? एटीपी और एडीपी की सहायता से क्या करता है? शुगर में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में यह प्रोसेस होता है। लेकिन यही चीज यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लूज कर जाए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, तो परिणाम उल्टा हो जाता है, तब फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। यही रुबिस्को क्या करता है? यही रिबुलोज बाइफॉस्फेट का रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को न रिसीव करके ये ऑक्सीजन को रिसीव करने लगता है, और रिसीव करके क्या करता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2PG का फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरेट होता है, जो क्या होता है? अस्थायी कंपाउंड होता है, अस्थायी कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। और यह क्या करता है? एटीपी NAD के साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज करता है, एक्सेस क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और साथ ही साथ क्या होता है? 3PGA का फॉर्मेशन होगा, एटीपी NADP2 क्या करेंगे? फिर से उसको जो है रिबुलोज 5-फॉस्फेट में रीजनरेट करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है। ये दोनों आप कंपैरिजन देख सकते हैं। रुबिस्को काम एक ही करता है, रुबिस्को ही। अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है तो ये कायले से काम करेगा, इस कंपाउंड का कार्बोक्सिलेशन करता है इसमें, और अगर इसका कंसंट्रेशन घट गया, इसका बढ़ गया, तो क्या करता है? ये इसी को लेकर के क्या करेगा? इसका जो है ऑक्सीजनेशन कर देता है इसमें 2 कार्बन एटम वाले में, और क्या हो जाता है? ये जो है C2 साइकिल कंप्लीट करता है। बाद में इसकी सहायता से एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और बाकी ये कंपाउंड बनता है। ये क्या करेगा? ये बाद में इसका जो है इसकी सहायता से एटीपी NADP और कार्बन डाइऑक्साइड सहायता क्या करेगा? ये फिर से रीजनरेट कर जाएगा रिबुलोज बाइफॉस्फेट में। ठीक है, तो ये जो है फोटो रेस्पिरेशन की बात आ गई। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहां पे हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में क्या है? यहां देखिए, देयर आर मेनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, बट बिफोर नोइंग दिस ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज कंपल्सरी टू नो। ठीक है, नो डाउट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले बहुत से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर होते हैं, लेकिन इन सभी फैक्टर्स को जानने से पहले हमें ब्लैकमैन्स का जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का नियम है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में ब्लैकमैन क्या कहते हैं कि व्हेन ए प्रोसेस इज कंडीशनड टू इट्स रैपिडिटी बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, यदि किसी अभिक्रिया की दर, क्रियात्मकता, स्पीड कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो द रेट ऑफ द प्रोसेस
इज लिमिटेड बाय द स्लोवेस्ट पेस ऑफ फैक्टर। तो उन सभी फैक्टरों में जो सबसे कम फैक्टर होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, उसी के द्वारा क्या होता है, वो कंट्रोल किया जाता है। जैसे इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई क्रिकेट का गेम चल रहा है, बेटा, जैसे कि कोई क्रिकेट का गेम चल रहा है। क्रिकेट के गेम में क्या होते हैं, ये विकेट कीपर होता है, बॉलर होते हैं, बैटर होते हैं, ठीक है। इन सब में क्रिकेट के मैच का परिणाम किस पर निर्भर करेगा, जो सबसे बेहतर खेलेगा उस पर नहीं, जो सबसे कमजोर खेलेगा, जिसकी वजह से मैच हम हार जाएंगे, तो कहा जाएगा कि वही लिमिटिंग फैक्टर होगा। जैसे कहते हैं ना, ओहो क्या बताएं, लास्ट में कैच छूट गया, नहीं तो हम मैच जीत जाते। तो वो क्या हुआ, वो प्लेयर जिसने कैच छोड़ा, वो तमाम 11 प्लेयर में वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। जैसे मान लीजिए विकेट कीपर ने कोई 1-2 स्टंपिंग करना मिस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से मैच हम लोग हार गए, तो वो विकेट कीपर की मिसिंग क्या हो जाएगी, वो जो है लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो वैसे ही कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन उन सभी फैक्टरों में जो सबसे लोवेस्ट फैक्टर होता है, वह क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब अगर फोटोसिंथेसिस, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 1905 में दे दिया था। अब फोटोसिंथेसिस के अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में अगर कैटेगराइज करना चाहें, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल 2 फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल है, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। इतने सारे फैक्टर क्या हैं, वो सब मिलकर के फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। इसमें इन सभी में जो सबसे एक साथ काम हो रहा है, जो सबसे कम अपना इन्फ्लुएंस रखेगा, अपना प्रभाव रखेगा, वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करने लगता है, यानी उसकी वजह से पूरी फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो डाउन चली जाएगी। अब आइए एक एक करके देखते हैं। हम सबसे पहले लाइट के बारे में देखते हैं, लाइट पे फोकस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ मैथमेटिकल फार्मूला से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। जैसे मान लीजिए, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मींस लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस की रेट भी वैसे वैसे बढ़ेगी। ये घटेगी तो ये भी घटेगी। ठीक है, तो दूसरी चीज, विजिबल लाइट की रेज जो कि 400 मिली माइक्रोन से 800 मिली माइक्रोन तक होती है, वो इसी लाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स। फोटोसिंथेसिस इसी वेवलेंथ वाली लाइट के प्रेजेंस में होता है। इन रेड एंड ब्लू लाइट फोटोसिंथेटिक रेट इज मैक्सिमम। ठीक है, इन ग्रीन लाइट फोटोसिंथेटिक रेट इज नॉमिनल, नथिंग या नॉमिनल। 10 to 12, आगे बात क्या कहा जा रहा है कि 10 to 12 आवर्स लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कम से कम 10 से 12 घंटे की लाइट आवश्यक होती है, इतना ड्यूरेशन चाहिए। और आगे क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फ्लुएंस रेट ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां आई है इंक्रीजिंग, जैसे जैसे लाइट की फ्लुएंस रेट बढ़ती है, उसी अनुक्रम में फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती है। ये घटेगी तो वो भी घटेगी। आगे बात देखिए, लाइट कंपनसेशन पॉइंट इज अकर्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन रेट इज इक्वल। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, तो जब फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि वह लाइट कंपनसेशन पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, अब अगला फैक्ट दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मोर क्वांटिटी देन 0.03% एक्ट्स एज लिमिटिंग फैक्टर। ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% से अधिक हो गया, तो क्या करेगा, यह लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करने लगेगा, अर्थात फोटोसिंथेसिस रेट को डाउन कर देगा। बट लेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन पावर एंड एक्ट्स एज लिमिटिंग फैक्टर। तो क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इससे कम हो गया, तो क्या होता है, इसमें जो रुबिस्को एंजाइम है, वो रुबिस्को एंजाइम का एक्शन क्या होता है, वो लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करने लगता है। टेम्परेचर के बारे में देखें, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर
डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टेम्परेचर में के बारे में क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर को धीरे धीरे करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, इंक्रीजेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है, एंड डिक्रीजेस ओवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर आप टेम्परेचर लेके चले जाइए तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज करने लगेगी। ठीक है, लेकिन इसका दो अपवाद है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ कोनिफर्स हैं, शंकुधारी पौधे हैं जो -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक टेम्परेचर पर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये दो एक्सेप्शन के साथ आपको सीधी बात यही जानना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ती जाती है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने पर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं। यहां पर रिमेनिंग अदर फैक्टर्स हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में अगर चर्चा करें तो ऑक्सीजन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के बारे में क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उल्टी बात है, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाती है, लेकिन इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेट ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से बढ़ जाएगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों 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 ऐसा होगा, अभी भी आपने पढ़ा, C2 साइकिल शुरू हो जाएगा, रेट डाउन हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा। H2O जिसको आप कहते हैं पानी या वाटर, मैं नहीं जानता कि आप वहां से इस ब्लू कलर वाले H2O को कायदे से देख पा रहे हैं कि नहीं, जरा मैं भी देख लूं कि ब्लू कलर का, हाँ दिख रहा है, H2O दिख रहा है, थैंक यू थैंक यू। तो H2O के बारे में अगर बात करें तो ओनली 1% ऑफ एब्सॉर्ब्ड वाटर इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखिएगा, जितना पानी पौधा सक करता है अपने रूट के द्वारा, उसका केवल 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और क्या होता है, स्टोमेटा की मात्रा, जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है, स्टोमेटा क्लोजेस इन लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और इस प्रकार से एंड डिक्रीजेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी अगर कम होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, फुल्ली ओपन नहीं होंगे, क्लोज हो जाएंगे, फ्लैसिडिटी टर्बिडिटी नहीं बन पाएगी, और क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन हो जाएगा। क्लोरोफिल के बारे में बात करें, अरे वाह, इमर्सन 1929 का स्टेटमेंट याद कर लीजिए, सीधा उन्होंने क्या कहा, वेयर देयर इज नो क्लोरोफिल देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। वाह, क्लोरोफिल है तो प्राण है फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आइए प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर के बारे में बात करें तो क्या होता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर एबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रेक्स फोटोसिंथेटिक एंजाइम रिजल्टेंटली डिक्रीजेस फोटोसिंथेटिक रेट। क्या होता है बेटा, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर हो गया तो जितने प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस कराने वाले जो एंजाइम होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं, और उनके ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन हो जाता है। ठीक, आगे आइए, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस पर क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, बनने के साथ बनने वाले स्थान से क्या, अगर वो ट्रांसलोकेट होता जा रहा है, हटता जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती जाएगी, और अगर नहीं हट रहा है, वहीं गैदर्ड हो रहा है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाएगी। इसका एग्जांपल आप उस आटा पीसने वाली, गेहूं पीसने वाले आटे की चक्की से लीजिए, वो जो थैला लगाता है आटा गिरने वाला, आप क्या देखते हैं, गेहूं पिसता जाता है, आटा गिरता जाता है, अगर गिरते गिरते आटा पूरा उसके मुंह को भर ले तो चक्की बंद हो जाएगी और आटा की पिसाई, गेहूं की पिसाई बंद हो जाएगी। इसीलिए क्या करता है, पीसने वाला जो चक्की क्या करता है, बाद में उसको बार बार आटे को हटाता रहता है, उसको झाड़ता रहता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसलोकेशन उस प्रोडक्ट का होता जाए और चक्की बराबर चलती रहे और प्रोडक्ट आता रहे। लीफ की एनाटॉमी के बारे में बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, लीफ
लीफ की साइज, लीफ का प्लेस यानी किस लोकेशन में वो लीफ एडजस्ट है प्लांट से, सनलाइट की तरफ है या अपोजिट टू सनलाइट है, उसका लोकेशन, एंड बिहेव माने उसकी जो फिजियोलॉजी है ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, उस पर जो एपिडर्मल टिश्यू है वो क्यूटिकुलेट है, नॉन क्यूटिकुलेट है, स्टोमेटा संकेन है कि वो ऑन प्लेन है, क्लोरोप्लास्ट उसमें जो क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स हैं, एंड स्टोमेटा विथ क्यूटिकल अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। ये सारी बातें फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आकर के 9 by 9 पर हम लोग जो है अपने इस लेसन को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करते हैं। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, which of the following is not product of light dependent reaction of photosynthesis। लाइट डिपेंडेंट यानी फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी जो लाइट रिएक्शन हो रहा है, which of the following is not product, इसमें कुछ प्रोडक्ट दिए, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। एटीपी है, एनएडीपीएच है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, बोलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, बाकी सब का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आइए आंसर देखते हैं क्या होगा, यस डी ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है उसका मेन प्रोडक्ट क्या है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एटीपी एंड एनएडीपीटीएच, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्च एंड लिपिड। आई थिंक बी इज राइट, क्योंकि एटीपी और एनएडीपी बनता है। यस यू आर राइट, एनएडीपी और एटीपी बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, which of the following is not required for photosynthesis to occur। फोटोसिंथेसिस होने के लिए यहां जो बातें बताई इसमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर डार्क रिएक्शन, वाटर नीडेड फॉर लाइट रिएक्शन, ऑक्सीजन नो, सनलाइट यस। तो यहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए आंसर, और ऑक्सीजन ये है। आइए ठीक है, आइए चौथे क्वेश्चन चलते हैं। which of the following is not required for photosynthesis to occur। इसमें से कौन फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है। ये तो हो गया, वाटर ऑक्सीजन नहीं जरूरत है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रहे हैं। which of the following is not a product of light dependent reactions of photosynthesis। इसमें से कौन सा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। एटीपी नहीं है, एनएडीपी नहीं है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, बोलिए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का प्रोडक्ट कौन नहीं है। एटीपी तो बनता है, एनएडीपी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है और ग्लूकोज बनता है। इसमें कौन सा आंसर करेंगे आप। आंसर देखिए ग्लूकोज है, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट ग्लूकोज क्या है, डार्क रिएक्शन का है, इसलिए डार्क रिएक्शन बनेगा। लाइट डिपेंडेंट का ये 3 है और ये नहीं है। आइए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। What is the primary role of water in the light dependent reaction of photosynthesis। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वाटर का क्या रोल है। पहला, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू फोटोसिस्टम टू, आई थिंक इट्स राइट। दूसरा देखिए, टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, नो। टू रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग, नो। टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द क्लोरोप्लास्ट, नो। आंसर फर्स्ट होना चाहिए और फर्स्ट ये, थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। Which of the following is not a product of light dependent reaction of photosynthesis। ये चीज तो हो गया बेटा, इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या होना चाहिए। Which of the following is the primary pigment responsible for absorbing light energy during photosynthesis। Yes, फोटोसिंथेसिस होते समय वो कौन सा पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या जेंथोफिल है वो, क्या कैरोटीन है, या क्लोरोफिल है,
या फाइकोसाइनिन है? बोलिए, याद कीजिए पिगमेंट को। मेरे हिसाब से क्लोरोफिल ए होना चाहिए। आइए देखते हैं, क्लोरोफिल ए ही है। आइए डियर स्टूडेंट्स, सातवें क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन एंजाइम रुबिस्को बाइंड्स विथ व्हिच मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें, अभी भी आपने पढ़ा, जिसमें रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की जगह किससे बाइंड हो जाता है? आंसर आपका होगा ऑक्सीजन से बाइंड होता है, और सही है, ऑक्सीजन से बाइंड होता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, C4 plant exhibits a specialized leaf anatomy called Crane's anatomy. What is its main advantages? इस Crane's anatomy का मुख्य advantages क्या है? Increase water absorption? No. Reduce photorespiration? I think yes. Enhance light capture? No. Improved nutrient transport? No. B सही होना चाहिए, और B ही सही है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। आइए 9वें क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ड्यूरिंग केमिओस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस ए प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस व्हिच मेम्ब्रेन? प्रोटॉन ग्रेडियंसी किस मेम्ब्रेन के आर पार क्रिएट होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्रश्न ही नहीं उठता। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो। न्यूक्लियर एनवेलप, नो। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यस, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आइए 10वें क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। What is the primary function of ATP synthesis during the light reaction of photosynthesis? Light photosynthesis के लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन का क्या फंक्शन है? टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल? नो, इसके लिए तो सोलर एनर्जी पर्याप्त है। टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? नो, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? यस। टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू एनएडीपी? नो। सी का आंसर सही होना चाहिए, और सी का आंसर ही सही है। 11th क्वेश्चन कुछ शार्ट टाइप रिटन टाइप के हैं, आपको समझना है। एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में हमें क्या करना है? डिफरेंस बताना है। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग देयर लोकेशन, लोकेशन कहां होता है? दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? इसके बाद इसका लोकेशन कहां होता है? इंक्लूडिंग देयर लोकेशन विद इन द क्लोरोप्लास्ट एंड देयर प्राइमरी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसमें इसके इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं, क्या क्या बनते हैं, ये सारी चीजें आपको देना है इसमें से। ठीक है, लोकेशन कहां होता है? एक ग्रेना के थैलाकॉइड में होगा, एक स्टोमा में होगा। डिपेंडेंट जो है स्टोमा में, ग्रेना में, वो जो है इंडिपेंडेंट स्टोमा में। ठीक है, और क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग देयर लोकेशन हो गया क्लोरोप्लास्ट एंड देयर प्राइमरी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। किसके किसके इनपुट्स माने क्या क्या चीजें इसमें उपयोग होती हैं और क्या क्या बनती हैं, ये आपको देना है इसमें। Describe the process of photophosphorylation and its significance in photosynthesis. तो क्या होता है? The process of photophosphorylation. फोटोफॉस्फोरिलेशन से क्या होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन से ही तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपने जो पढ़ा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये क्या होता है? एसिमिलेटिंग एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इसके बाद how do C3, C4 and chem plants differ in their carbon fixation pathway? कार्बन फिक्सेशन पाथवे के संदर्भ में C3, C4 और chem plants को आप एक्सप्लेन कीजिए। एंड व्हाट एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर ईच टाइप? इन सब के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। C3 प्लांट में कार्बन का फिक्सेशन कौन करता है? रिब्रोज 1,5 बाइफॉस्फेट करता है। ठीक है, इसके बाद C4 में कौन करता है? पेप करता है। किस में करता है? OA में। और केम में कौन करता है? केम में कार्बन का फिक्सेशन कौन करता है? वही रिब्रोज 1,5 बाइफॉस्फेट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का फिक्सेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप पढ़ लिए। कंडीशन क्या होती है सबके लिए?
C3 के लिए नॉर्मल कंडीशन, C4 के लिए क्या होगा, मेसोफिल और बंडल से, यही होंगे। लेकिन केम प्लांट के लिए क्या होगा, डे और नाइट। और फास्ट C3 में जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसके लिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रेजेंस में ये सिचुएशन अकर होता है। आगे चलिए, outline the path of energy flow from sunlight to glucose in a photosynthesis organization। यानी सन की सोलर एनर्जी किस फॉर्म में कहां से आती है, किसमें फिक्स हुई, सन की सोलर एनर्जी आई कहां फिक्स हुई, C6H12 वो 6 में फिक्स हुई, किस चैनल से गई, लाइट रिएक्शन से फिर डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में NADP ATP बना, फिर वो क्या काम किए, रिबोलोज 5 फास्फेट को क्या हुए, फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किए, इसके बाद वो क्या हुआ, वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में आया। तो इस प्रकार से वो पूरा पाथवे देना है इसमें जो है। Why is Rubisco considered one of the most important enzymes on earth? क्यों, क्योंकि ये ड्वेल बिहेव करता है, ये जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है प्रोडक्ट में, और जरूरत पड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, यानी ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों फंक्शन ये करता है। एंड इट इज द रिचेस्ट एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम अकर्ड इन द environment। and what is its dual role, ठीक है, regarding to the carbon dioxide and oxygen हो गया 15। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पे आकर के हम लोग पूरे इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, और फिर कमिंग सेशन में हम लोग रेस्पिरेशन पे चर्चा करेंगे। यस थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, नाउ वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय। Thank you.